आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर इसमें हम बॉयंट फोर्स पता करते हैं। बॉयंट फोर्स क्या होता है? जब भी कोई चीज़ को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स फ्लूइड के कारण लगता है, जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? तो मान लो अभी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में नहीं डुबोया, हमारे पास इस तरीके से पानी है और पानी के अंदर ये भी पानी था, उसको मैंने बाहर इस तरीके से निकाल दिया। तो अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं डुबोई हुई है। लेट्स से यहाँ पर मैं इतनी बड़ी एक ऑब्जेक्ट डुबोने वाला हूँ। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं डुबोता तो यहाँ पर कुछ पानी होता, उस पानी को ही मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं डुबोया तो इसके ऊपर नीचे, ये तो पानी था, पानी के ऊपर नीचे कितना फोर्स लगा होगा? पानी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा mg। ऑलराइट, और पानी के ऊपर नीचे mg का फोर्स लग रहा था, लेकिन ये तो पानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था। क्यों ये नीचे नहीं जा रहा था? क्योंकि उसके ऊपर ज़रूर ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा इस तरीके से, कुछ फोर्स बॉयंट। अब ये फोर्स बॉयंट किसने लगाया? यहाँ पर जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड ने इस तरीके से इस पर कुछ इस तरीके से प्रेशर, अलग अलग प्रेशर से इस तरीके से फोर्स लगे होंगे। इन सभी का नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ एफ बॉयंट आ रहा होगा, जो mg के बराबर था, इसीलिए यहाँ पर स्टेबल था। तो क्या मैं इसकी वैल्यू पता कर सकता हूँ? एफ बॉयंट की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, देखो एफ बी है ना, इज इक्वल टू mg। अच्छा, mg कितना है? मान लो यहाँ पर मैं भी किसका मास कंसिडर करूँगा? ये जो लिक्विड था उसी का कंसिडर करने वाले। लिक्विड का मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टाइम्स जी, एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू रो वी जी। अब यहाँ पर इस फ्लूइड को तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है या यहाँ पर मैंने कोई बॉल डुबो दी या कोई पत्थर डुबो दिया, ये तो अपना जो भी प्रेशर थे उसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगता होगा। देखो ऊपर यहाँ पे प्रेशर कम होता होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्स लगता होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्स लगता होगा। इन सभी फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट होता है वो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रखे, वो इतना ही लगेगा। तो यहाँ पे आप चाहे पत्थर डुबो चाहे बॉल डुबो, सबके ऊपर इतना ही फोर्स लगता है। इसको हम लिख देंगे एफ बॉयंट, एफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वी। वॉल्यूम किसका लेते हैं? मान लो मैं यहाँ पे एक पत्थर डुबोता हूँ, तो उस पत्थर ने जितना वॉल्यूम हटा दिया है फ्लूइड का, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड टाइम्स ग्रेविटी। और ग्रेविटी को भी जी इफेक्टिव मैं यहाँ पर लिख दूंगा। मान लो हमारे पास कोई इस तरीके की वेसल है और वेसल इस तरीके से एक्सेलरेट हो रही है, तो हमारे पास पता है यहाँ पर जी होता है इस तरफ, यहाँ पर इस तरीके से सूडो फोर्स से होगा, यहाँ पर होता है जी इफेक्टिव। तो हम जी इफेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। अब कुछ चीज़ें पानी में डालो तो डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर तैरती रहती हैं, तो अब देख लेते हैं इनके ऊपर फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं। हमारे पास देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो तैर रही है, अब इसी को मैं उठा करके यहाँ पर लगा दूँ, है ना, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगे होंगे, बॉयंट फोर्सेस, कुछ इस तरीके से लगे होंगे और इन सभी का नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आया होगा एफ बॉयंट। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी देखो छोटे छोटे इस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे, ये यहाँ भी कुछ फोर्स लगे होंगे, यहाँ भी कुछ फोर्स लगे होंगे, नीचे की तरफ फोर्सेस ज़्यादा बड़े लगे होंगे, है ना, इस तरीके से सबका नेट रिजल्टेंट ऊपर आया होगा एफ बॉयंट। लेकिन इस बार बेचारा ये जो एफ बॉयंट है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो mg से छोटा रह गया, है ना, इज लेस देन mg, इसीलिए ये वाली ऑब्जेक्ट डूब गई। ये वाला जो बॉयंट फोर्स है इसकी वैल्यू mg के बराबर रही होगी, इसीलिए ऊपर तैर रहा है ना। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि नीचे की तरफ लिक्विड है ही नहीं तो इसके ऊपर बॉयंट फोर्स कोई सा नहीं लगेगा, है ना, इसके ऊपर कोई बॉयंट फोर्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर के कारण पड़ने वाले फोर्सेस लगते रहेंगे। नीचे लिक्विड है ही नहीं तो नीचे की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर बॉयंट फोर्स नहीं है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ये, इस पे बेस सारी की सारी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है इस तरीके से, फ्लूइड की डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और ये यहाँ पर इस तरीके से डूबा हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा पहली बात तो फोर्स mg का इस तरीके से लगेगा कुछ mg, और इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स बॉयंट fb। तो अब हम देख लेते हैं कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है।
लेट्स से मैं एक डायरेक्शन मान लेता हूँ, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन रहा होगा इस तरीके से, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यानी कि नीचे डूबने वाला है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मतलब ये ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास कितना है इसका, इसकी कुछ वॉल्यूम होगा, है ना, तो हमारे पास हो जाता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी माइनस बॉयंट फोर्स कितना लगा होगा इसके ऊपर, बॉयंट फोर्स की वैल्यू लगी होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेड इनटू ग्रेविटी, या फिर हम लिख सकते हैं एफ नेट डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स ग्रेविटी। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से ज़्यादा है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी नीचे की तरफ हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा इस तरीके से और ऑब्जेक्ट हमारी डूब जाएगी। तो हमारे पास कुछ कंडीशन आ जाती हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम, इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल सिंक, वो डूब जाएगी। तो डूबेगी तो उसका एक्सेलरेशन भी बता सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है एफ डिवाइडेड बाय एम। फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रो एस माइनस रो एल टाइम्स वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। मास उसका कितना हो जाता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम। यहाँ से आप देखोगे वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाता है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ का। चलो दूसरा केस देखते हैं, इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास एफ नेट की वैल्यू आ जाती है 0, इसका मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम रहने वाला है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। तीसरा केस हो जाएगा हमारे पास, इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उस केस में क्या होगा, देखो हमारे पास ये आने तो ऊपर वाला है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारा एक्चुअली छोटा है, तो ये वाली नेगेटिव में जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये ओवरऑल हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, बेसिकली एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देते हैं इट विल फ्लोट, है ना, फ्लोट करेगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन अपवर्ड लिख सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन अपवर्ड उसकी वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड -1 टाइम्स जी। यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, बस ये नीचे वाला एक्सेलरेशन था, है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है, ये ऊपर की तरफ वाला एक्सेलरेशन है, इसको मैं करेक्शन करके लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन डाउन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये है एक्सेलरेशन अपवर्ड। अच्छा, जब हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है तो उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली ये कहीं सरफेस पर पहुंच जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट इस तरीके से तैर रही है और अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगे होंगे, देखो फोर्स अभी भी इसके ऊपर नीचे की तरफ लगा होगा इस तरीके से mg, और ऊपर की तरफ इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा fb। तो इन दोनों का नेट फोर्स एक्चुअली 0 आ रहा होगा। इन इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगा फोर्स बॉयंट इज इक्वल टू mg। अब एक बार बता, बॉयंट फोर्स कितना होता है, बॉयंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, रो Vg होता है, इसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस, सिर्फ इतने ही पानी को इसने डिस्प्लेस किया है। सॉलिड का वॉल्यूम पूरा है लेकिन जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो बस इतना सा है, हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी इज इक्वल टू मास कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। यहाँ पर जी से जी इस तरीके से कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम। और ये जो चीज़ है इससे आप पहली बात तो कैलकुलेशन कर पाओगे कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, है ना, यानी कितनी डेप्थ तक ये डूब रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरी चीज़, ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट हमारी फ्लोट कर रही है। बस यही हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती है।
A solid cylinder of length L is in equilibrium in two different liquids A and B as shown in the figure. The density of liquid A is 3 rho by 2 and the liquid B is 3 rho. The density of the cylinder is. पहली बात ये बताओ, इन दोनों में से हमें दो डेंसिटी दी हुई है, पहली कौन सी वाली डेंसिटी किसकी होगी? देखो, जो लिक्विड नीचे है वो भारी लिक्विड रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डेंसिटी आती है 3 टाइम्स रो, इसकी डेंसिटी आ जाती है 3/2 टाइम्स रो. ऑल राइट. अब यहाँ पर किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाएगा? ये बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास पहली बात तो एक चीज़ समझो, ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी इससे थोड़ी सी कम होगी तभी वो इसमें तैर रहा है, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी तभी वो इसमें डूब रहा है. तो क्या मैं ऑप्शन दे करके स्मार्टली गेस कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और इससे कम कौन सा ऑप्शन है? तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं इसको, या फिर हमें इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं. देखो, आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट. तो यहाँ पर मान लो मैंने इसको इस तरीके से ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. अब इसके ऊपर वाला फ्लूइड एक फोर्स लगाएगा, वो होगा F1 बॉयंट, और ये नीचे वाला फ्लूइड भी लगाएगा F2 बॉयंट. हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? F1 बॉयंट प्लस F2 बॉयंट इज इक्वल टू mg के बराबर. अब वॉल्यूम चाहिए होती है बॉयंट फोर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको आप ए अज्यूम कर लो. अब आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. सॉल्व करते हैं. बॉयंट फोर्स बिकॉज ऑफ फ्लूइड 1, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू आ जाएगी ρ1 इंटू V1 इंटू जी, प्लस हमारे पास F2 बॉयंट की वैल्यू आ जाएगी ρ2 इंटू V2 इंटू जी, शुड बी इक्वल टू मास. मास को मैं क्या लिखूं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो हमें पता करना है, इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टाइम्स जी. यहाँ पर आप देखोगे जी से पूरा का पूरा कट गया. अब हमें सीधे सीधे वैल्यूज रखते जाने. देखो, ρ1 V1 जी, ρ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमें 3/2 टाइम्स रो दी हुई है ना, 3/2 रो. वॉल्यूम ऑफ 1, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? वो हो जाएगा एरिया इंटू 2L/3. तो उसको मैं लिखूंगा एरिया इंटू 2L डिवाइडेड बाई 3, प्लस डेंसिटी ऑफ 2, इसकी डेंसिटी कितनी है? 3 रो, तो ये जाता है 3 रो इंटू वॉल्यूम ऑफ 2, इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू L/3. एरिया इंटू L/3 विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो हमें पता करना है, रो ऑफ सॉलिड, दिस इज रो ऑफ सॉलिड, टाइम्स वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ. यहाँ पर आप देखोगे एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 3 से 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचता है हमारे पास रो, यहाँ पर भी बचता है रो इज इक्वल टू रो ऑफ सॉलिड, यानी कि इसकी वैल्यू जाती है 2 टाइम्स रो. ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर. बहुत ही अच्छा ये सवाल था. फ्लूइड मैकेनिक्स का ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का. जी हाँ, एक महीने में, लगभग एक महीने में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बेसिकली जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं सबको कवर किया गया है. आप देख ही रहे हो किस तरह की क्वालिटी है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. उस कोर्स को ज़रूर देखो. अगर आपके पास समय कम है तो ये बेस्ट रिसोर्स है आपकी तैयारी के लिए, आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए. साथ में आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. देखो तो सही, पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ, ताकि मुझे भी फिर कमेंट करके बताना पढ़ने के अलावा आप क्या काम करते हो. ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में.